हाँ, मांग के निर्धारित कारक। तो मांग के निर्धारित 5 कारक हैं जिसको आप लोग समझ चुके हैं। उम्मीद करते हैं उसमें कोई डाउट नहीं होगा, नहीं है। अब अगर उसको फॉर्मूला के रूप में दिखा जाए कि एक फॉर्मूला अगर हम लोग उस पर बात करें, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि क्या हो सकता है डिटर्मिनेट फैक्टर ऑफ डिमांड, मांग के निर्धारित कारक, तो उसको कैसे लिखेंगे? तो उसका फॉर्मूला है एफ, इसको लिखते चलना फिर हम इसको डिस्क्राइब कर देंगे। Pn, P1, P2, P3, ये क्या है हम बता रहे हैं इस तरह से। दिखाई नहीं दे रहा? नेक्स्ट Y T E, ये फॉर्मूला है। ये हाँ, ये है डिमांड का फंक्शन या मांग कैसे काम करता है। इसका फॉर्मूला है एफ मतलब फंक्शन। तो इसका फंक्शन क्या है? P फॉर प्राइस। एक एक चीज को अब हम डिस्क्लोज कर रहे हैं। यहाँ पे इन जो टर्म है, इन है वस्तु की मांग। इन जो है ये है वस्तु की मांग, कुल मांग, टोटल डिमांड ऑफ गुड्स, उसको एन से डिनोट करते हैं। पी है उसकी कीमत, वस्तु की कीमत। अब अलग अलग वस्तु है, 1 2 3 4, कुछ भी हो सकता है। वाई है, वाई का मतलब है यहां पे वाई का मतलब है उपभोक्ता का आय। उपभोक्ता का आय। टी का मतलब है यहां पे टेस्ट, उपभोक्ता का पसंद। और ई का मतलब है उपभोक्ता का प्रत्याशा, एक्सपेक्टेंसी, प्रत्याशा। अब इसी का कॉम्बिनेशन है डिमांड। कीमत यानी कि कीमत प्लस आय प्लस पसंद प्लस प्रत्याशा। कीमत में दोनों ही तरह का कीमत है, पूरक वस्तु का भी, सप्लीमेंट्री गुड का भी, और प्रतिस्थापक वस्तु का भी, यानी सब्स्टिट्यूशनल गुड्स का भी। कीमत दोनों का ही है, पूरक का और प्रतिस्थापक का। अब ये फॉर्मूला है आपका डिमांड फंक्शन का कि मांग कैसे काम करता है। तो मांग का काम करने का ये फॉर्मूला याद रखिए। फंक्शन Pn यानी कि वस्तु की मांग, टोटल मांग कब होगा, कैसे होगा? तो प्राइस अलग अलग वस्तु का, एक वस्तु का, उसका पूरक वस्तु का या सप्लीमेंट्री वस्तु का, जैसे जैसे जिसका कीमत बढ़ेगा घटेगा, वो प्लस उपभोक्ता का इनकम प्लस टेस्ट प्लस प्रत्याशा, इसी से मिलकर के बनता है मांग। समझ में आया? ये है कीमत। पी से जितना है, पी एन का मतलब ये है कीमत प्लस आय प्लस पसंद प्लस प्रत्याशा, पसंद प्लस प्रत्याशा। ये सब मिलकर के काम करता है, मांग को निर्धारित करता है कि किसी वस्तु की मांग बढ़ेगी कि घटेगी। अब मान लो हम एक एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल से आप हमको बताइए। अगर किसी व्यक्ति की आय कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ेगा कि घटेगा? सिंपल सा मतलब घट जाएगा। वेरी गुड। और अगर आय बढ़ जाएगा तो क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगा। मतलब आय से प्रभावित होता है। इसी तरह से अगर वस्तु की कीमत बढ़ जाए घट जाए तो स्वाभाविक है
कि बढ़ेगा तो उसका मांग घट जाएगा और घटेगा तो उसका मांग बढ़ जाएगा। ये फॉर्मूला आप दिमाग में रखो कि डिमांड यानी मांग, वस्तु की मांग किससे प्रभावित होता है, कैसे फंक्शन करता है, तो इन सबों का योग है। ठीक है, ये फॉर्मूला दिमाग में रखो। P फॉर प्राइस, Y फॉर इनकम, ईयरली इनकम, टेस्ट और इलास्टिक एक्सपेक्टेंसी, प्रत्याशा या आस, इसी से मिल करके बनता है। अब कुछ हम लोग कर्व देख लेते हैं, ग्राफ देख लेते हैं, ताकि उस ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां तक क्लियर है? अब हम लोग कुछ ग्राफ देखते हैं, जो जो बात किए हैं अभी तक से उसकी ग्राफ देख लेते हैं। बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रही हो सुप्रिया? एफ का मतलब फंक्शन है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, फंक्शनल फ्रीक्वेंसी। मांग कितना होगा, क्या होगा मांग का, फ्रीक्वेंसी है। इसको आप आवृत्ति भी कह सकते हैं। तो ये अब हम लोग ग्राफ देखते हैं, ग्राफ में क्या क्या है। अब ये फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना है। अभी हम जब टेस्ट लेंगे आप लोगों को तो बहुत सारा कंफ्यूजन वहां पे आएगा, हमको पता है, तो उस दौरान भी हम लोग उसको क्लियर करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, अभी आगे आएगा, कंफ्यूजन होगा जब हम लोग प्रश्न उत्तर करना शुरू करेंगे, पूछना शुरू करेंगे। ठीक है, हाथ सुप्रिया हाथ से बिना हाथ करके पढ़ रही हो। चलो अब हम लोग थोड़ा कर्व देख लेते हैं। पंखा हाथ में, पंखा लेकर के पढ़ रही हो। गर्मी लग रहा, पंखा नहीं है, लाइट नहीं है। लाइट नहीं है आपके यहाँ? माइक ऑन करेगी तब तो बोले। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। अल्बेस्टर वाला रूम दिख रहा है, उसमें तो गर्मी लगेगा ही। अल्बेस्टर वाला रूम में ऐसे भी गर्मी लगता है। अब अभी थोड़ा सा गर्मी हो भी रहा है, वो पता नहीं क्या हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एक पहला ग्राफ हम लोग बात करते हैं। जैसे हम लोग मांग पे ग्राफ देख चुके हैं पहले कि व्यक्तिगत मांग पे कौन सा ग्राफ बनता है और बाजार के या मार्केट डिमांड पे कौन सा ग्राफ बनता है। अब हम लोग कुछ और दूसरा ग्राफ भी देख लेते हैं। जैसे मान लो पूरक वस्तु या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो पूरक वस्तु के कीमत बढ़ने से, पूरक वस्तु के कीमत बढ़ने और घटने पर किस प्रकार का ग्राफ बनेगा, ये हम बात करने वाले हैं। पूरक वस्तु आपको पता ही है, जैसे चीनी और चाय, पेट्रोल और कार, इस तरह का जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता है। तो अब एक ग्राफ से हम समझते हैं कि पूरक वस्तु की कीमत बढ़ेगा तो मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहां पे हम इधर लिख दे रहे हैं पूरक वस्तु, वाई एक्सेस पे है पूरक वस्तु, इसकी कीमत, पूरक वस्तु की कीमत। अगर पूरक वस्तु की कीमत बढ़ेगा तो मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और इधर है वस्तु की मांग। अब मांग में हम रख लेते हैं यहां पे चाय,
वस्तु है चाय और पूरक वस्तु इधर है चीनी। अब चीनी की कीमत बढ़ेगा तो मांग, वस्तु की मांग घट जाएगी। किसका? चाय की मांग घट जाएगी। अगर चीनी का दाम घटेगा तो चाय का मांग बढ़ जाएगा। ऐसा ही हम लोग मांग के नियम में पढ़े हैं, रूल ऑफ डिमांड में, यही पढ़े हैं ना। रूल ऑफ डिमांड में हम लोग यही पढ़े हैं कि पूरक वस्तु का अगर कीमत बढ़ा तो मूल वस्तु का मांग कम हो जाता है। यानी चीनी का अगर दाम बढ़ा तो चाय का मांग कम हो जाएगा। अगर दूध का कीमत बढ़ा तो चाय का मांग कम हो जाएगा। अगर दूध का और चीनी का कीमत घटा तो चाय का मांग बढ़ जाएगा। दूध और चीनी के बिना चाय की कल्पना नहीं की जा सकती। या चाय पत्ती का मांग बढ़ गया तो दूध, चाय पत्ती का मांग बढ़ गया और चीनी और दूध का मांग वैसे ही बने रहा तो भी घट जाएगा, यानी पूरक वस्तु की कीमत बढ़ने से। तो मान लो हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे दो प्राइस रखते हैं। एक वो प्राइस जो पहला प्राइस है चीनी का, यह है 40 रुपए किलो, P4 प्राइस। जब 40 रुपए किलो चीनी था तो चाय का मांग यहां पे था, यानी कि हर दिन 10 कप आप मांग करते थे, 10 कप की, जब 40 रुपए किलो था। तो आपका ग्राफ बना, ये बना, यानी कि जब 40 रुपए किलो था पर केजी चीनी तो मांग था 10 कप। अब कल्पना कीजिए अगर ये 60 रुपए किलो हो जाएगा तो मांग का क्या स्थिति होगा? मांग घट करके आ जाएगा यहां पर 5 कप। क्या हो जाएगा मांग? ये हो गया, घट जाएगा ना। यानी कि पूरक वस्तु का कीमत बढ़ा यहां से यहां तो मांग घट करके चले आया यहां। जब 40 रुपए किलो था तो मांग यहां पे था, ज्यादा था, और जब कीमत बढ़ा पूरक वस्तु का तो मांग घट करके आ गया यहां। यही है पूरक वस्तु और मांग का मूल संबंध का ग्राफ। इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे, यानी बाएं से ये डिमांड है, बाएं से दाएं की ओर ढला हुआ होता है। पूरक वस्तु का जो ग्राफ बनेगा वो बाएं से दाएं की ओर ढला होगा। ठीक है, ये ग्राफ दिमाग में रखिएगा। इसका मतलब यह है कि पूरक वस्तु का ढाल हमेशा ही ऋणात्मक होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। बाएं से दाएं की ओर ढाल होगा और ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, अब इसी चीज को अगर हम स्थानापन्न वस्तु कर दें, प्रतिस्थापक वस्तु या स्थानापन्न वस्तु या प्रतिस्थापक वस्तु, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये सब एकदम दिमाग में रखिएगा आप लोग, पिक्चर एकदम क्लियर होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप कर सकते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। इसको रटना नहीं है, ये रटने वाला इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं है, समझ लीजिए। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ये सब रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। समझ लीजिएगा तो फैक्ट अपने आप याद हो जाएगा, नहीं समझे रहिएगा तो दिक्कत होगा। ये बेसिकली साइंस का सब्जेक्ट है, प्योर आर्ट्स नहीं है, हम इसको प्योर आर्ट्स नहीं मानते। अब मान लो प्रतिस्थापक वस्तु है, स्थानापन्न वस्तु। स्थानापन्न वस्तु क्या है कि अगर चाय नहीं मिलेगा तो हम उसके जगह पे कॉफी पी लेंगे, अगर पेट्रोल नहीं मिल रहा तो हम उसके जगह पे डीजल यूज कर लेंगे। नहीं,
तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो उसको भी हम इसी तरह से बना सकते हैं। इसमें हम कॉफी ले लेते हैं, प्रतिस्थापक वस्तु है, अस्थानापन्न वस्तु। ये y एक्सेस पे कॉफी है जो प्रतिस्थापक वस्तु को रिप्रेजेंट करता है, और एक्सेस पे मूल वस्तु है चाय, टी। ठीक है। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर कॉफी का कीमत 20 रुपए प्रति कप था और चाय का कीमत 10 रुपए या 20 रुपए जो भी था, तो जब कॉफी का कीमत 20 रुपए था तो चाय का मांग यहां पे था। चाय का कीमत 10 रुपए था या 15 रुपए था तो यहां पे था। लेकिन कॉफी का कीमत जैसे ही बढ़ा, आप कह सकते हैं ये चाय का कीमत जैसे ही बढ़ा, चाय का कीमत जैसे ही बढ़ा, मान लो ये 10 रुपए था तो यहां तक मांग था, ये पता चला 20 रुपए हो गया, तो क्या होगा, मांग घट जाएगा, यहां पे आ जाएगा कीमत बढ़ने से। चाय का कीमत बढ़ने से इसका मांग घट जाएगा, और इसका अगर इसका प्राइस 20 रुपए ही बना हुआ है, इसका मांग, इसका कीमत नहीं बढ़ा है, तो इसका डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये रिलेशन तैयार हो जाता है आपका। समझ में आया? अस्थानापन्न वस्तु में अगर कीमत बढ़ेगा मूल वस्तु का तो इसका मांग बढ़ जाएगा, और कल्पना कीजिए अगर इसका कीमत बढ़ गया, इसका उल्टा कल्पना कीजिए ये चाय का हुआ, अब मान लो स्थानापन्न जो प्रतिस्थापक वस्तु है उसका कीमत अगर हम बढ़ा दें तो क्या फर्क होगा, ये भी सोचना है। तो इसके लिए हमको सेम इसी तरह का ग्राफ पे देखना होगा। कैसे, मान लो जब 20 रुपए पर कप कॉफी था तो इसका डिमांड 20 रुपए जब था तो इसका डिमांड यहां पे था, इस लेवल पे, यहां से यहां तक। ठीक है, समझ में आया? हाँ। और चाय का मांग यहां पर था, यहां पे मान लो, सपोज यहां पे मान लो, थोड़ा सा हम लोग को बड़ा करने के लिए यहां पे था। जब इसका कीमत 20 रुपए था तो चाय का कीमत 10 रुपए था, तो चाय यहां पे था और कॉफी यहां पे था। ठीक है, ये मांग था। अब अगर मान लो कॉफी का कीमत बढ़ गया तो फिर क्या होगा, बड़ी गर्मी लगता है। मान लो हम कीमत बढ़ा दिए, इसका यहां कर दिए 40 रुपया। ठीक है, तो चाय का मांग बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। वेरी गुड, यानी चाय का मांग यहां आ जाएगा। तो चाय का मांग चले गया यहां और कॉफी का मांग चले आएगा, मांग कीमत बढ़ने से वहीं पर आ जाएगा, यानी ये स्थिति क्रिएट हो जाएगा। और ये जो दोनों का रिलेशन है ये बताता है आपका प्रतिस्थापक वस्तु का मांग। इसको आप ऐसे ग्राफ से कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि कीमत बढ़ने से, ये कीमत है कॉफी का, ये मांग नहीं है, कीमत है। ये कॉफी का कीमत है और ये चाय का मांग है। ये मांग है चाय का, ये कॉफी का कीमत है। कॉफी का कीमत बढ़ा, चाय का मांग बढ़ा। कॉफी का कीमत बढ़ा तो चाय का मांग बढ़ गया। अगर कॉफी का कीमत घट जाएगा और चाय का दाम बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कॉफी का डिमांड हो जाएगा तो ये बढ़ जाएगा और ये घट जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको कॉफी, चाय को प्रतिस्थापन रख लेना है और कॉफी को अगर मूल वस्तु बना देना है तो आप कर सकते हैं।
जिसका दाम बढ़ेगा उसको इस रो पे रख देंगे और मूल मांग इसको रख देंगे, यानी मौलिक मांग इसको बना देंगे। एक उदाहरण से और समझ सकते हैं, जैसे अगर आप लोग को नहीं समझ में है, जैसे मान लो यहाँ पे कॉफी की जगह हम यहाँ पे चाय कर देते हैं। आप कॉफी ज्यादा पीते हैं, यहाँ पे कॉफी है, आप कॉफी ज्यादा पीते हैं, ठीक है, और चाय अगर कॉफी नहीं मिले तो पीते हैं, यानी ये प्रतिस्थापक हो गया या स्थानापन्न हो गया, और ये मूल हो गया, जो आप प्राथमिकता, जिसको आप प्राथमिकता देते हैं, जो आप पीना पसंद करते हैं। अब कल्पना कीजिए कि अगर चाय का कीमत है पहले प्राइस 1 और बढ़ करके हो गया प्राइस 2, बढ़ गया, और कॉफी का कीमत जो पहले से था वो पहला स्टेज यहां पे था और दूसरा स्टेज यहां पे हो जाएगा। कब होगा? जब इसका कीमत बढ़ेगा। जब प्राइस 1 था तो कॉफी का मांग आप इतना करते थे। जब चाय का कीमत मान लो 20 रुपए था और इसका भी कीमत 20 रुपए था, आपको पसंद था कॉफी ही, आप पहले कॉफी ही पसंद करते हैं, बाद में चाय पसंद करते हैं। तो जब इसका भी कीमत 20 रुपए और इसका भी कीमत 20 रुपए है तो आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं कॉफी। लेकिन जैसे ही इसका प्राइस बढ़ा, तो आप क्या करोगे? ये और बढ़ा दोगे, ये न के बराबर पियोगे, यानी इसका कीमत बढ़ने से आपका कॉफी का और ज्यादा डिमांड हो जाएगा। जो कभी कभार पीते थे वो बिल्कुल नहीं पिएंगे, छोड़ देंगे। यानी कि ये पहले का स्थिति है और प्राइस बढ़ने से मूल वस्तु ऐसे, यानी एक से एक्सेस पे जो ये है मौलिक वस्तु, उसका फ्रीक्वेंसी या मात्रा बढ़ जाएगा और इसका मात्रा घट जाएगा, स्थानापन्न वस्तु का मान घट जाएगा। तो ये जो रिलेशन है इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं प्रतिस्थापक वस्तु पर। ठीक है, लिख लो। अगर लिख लो, अगर कॉफी की कीमत या चाय की कीमत, इसको प्रतिस्थापक में चाय रखे हैं तो चाय को रख लो। अगर प्रतिस्थापक या स्थानापन्न वस्तु चाय की कीमत ओपी, अगर स्थानापन्न वस्तु या प्रतिस्थापक वस्तु की कीमत ओपी से, ओ से पी, ये ओ बिंदु है प्रारंभ बिंदु, तो ओपी से बढ़कर ओपी 2 हो जाए या ओपी 1 हो जाए, ये OP1 ओपी है, ये OP1 है, तो ओपी से बढ़कर OP1 हो जाए स्थानापन्न वस्तु यानी चाय का कीमत, तो कॉफी की मांग OQ से बढ़कर OQ1 हो जाएगा। कॉफी की मांग OQ से बढ़कर OQ1 हो जाएगा, यानी यहां तक बढ़ जाएगा। पहले यहीं तक था, अब यहां से यहां तक हो जाएगा, यानी इसका कीमत बढ़ने से मूल वस्तु का मांग बढ़ जाता है। ठीक, ओपी से बढ़कर अगर प्रतिस्थापक वस्तु, चाहे अगर प्रतिस्थापक वस्तु आपका यहां कॉफी है और कॉफी का कीमत बढ़ गया, पहले 10 रुपए था और 15 रुपए या 20 रुपए हो गया है, उसका कीमत जैसे ही बढ़ेगा तो इसका मांग बढ़ जाएगा। ठीक है, लिखो, फिर से लिखो, एक उदाहरण लिखो। पहले मान लीजिए चाय का प्रतिस्थापक वस्तु या स्थानापन्न वस्तु कॉफी है। तात्पर्य यह है कि अगर चाय न मिले तो उसके जगह पे कॉफी पिया जा सकता है। स्थानापन्न का मतलब यही होता है, किसी के स्थान खाली होने पर उसके जगह पर किसी दूसरे को प्रयोग में लाना, स्थानापन्न। तो स्थानापन्न वस्तु में अगर चाय
के जगह पे कॉफी आप पीना पसंद करते हैं, तो नियम के अनुसार, रूल ऑफ डिमांड के अनुसार, अगर स्थानापन्न वस्तु या प्रतिस्थापक वस्तु कॉफी की कीमत ओपी से बढ़कर, ओपी एक सिंबल है, पी फॉर प्राइस है, पी का मतलब यहां कीमत है, P1 हो गया बढ़ा हुआ कीमत। अगर स्थानापन्न वस्तु कॉफी का कीमत ओपी से बढ़कर OP1 हो जाता है, स्थानापन्न वस्तु ओपी का कीमत बढ़कर OP1 हो जाता है, तो मूल वस्तु चाय की मांग, मूल वस्तु चाय की मांग बिंदु OQ से बढ़कर OQ1 हो जाएगी, बिंदु OQ से बढ़कर OQ1 हो जाएगी। समझ में आया? मान लो ऐसे एक और उदाहरण से समझ लो। मान लो चाय है, आप हर दिन चाय पीते हो, हर दिन 5 कप 10 कप आप चाय पीते हो, ठीक है। इसका दाम 10 रुपए कप है, पर कप 10 रुपए। और इधर कॉफी है, कॉफी है। अब आप कॉफी भी कभी कभार पी लेते हो, 2 कप 4 कप जितना मन करता है। पता चला कि चाय का कीमत वही है 10 रुपए, ठीक है, और इसका कीमत 10 रुपए या 15 रुपए या जो भी था, 10 रुपए कप ही मान लो, क्योंकि इसका भी 10 माने हो तो इसका भी मान लो, आपको समझने में सरल होगा। अब इसका कीमत भी 10 रुपए कप था कॉफी का। जब ये दोनों का कीमत बराबर था, तो आप हर दिन चाय, क्योंकि आपका पहला पसंद चाय है, हर दिन चाय आप 10 कप पीते हैं, 2-4 कप आप हर दिन कॉफी भी पी लेते हैं, जब इसका भी कीमत 10 रुपए था। अब कल्पना कीजिए कि आप कहीं गए हैं और वहां पे आपको चाय नहीं मिला, चाय नहीं है, तो आप क्या करेंगे? चाय के जगह पे कॉफी पी लेते हैं, उसके जगह पे कॉफी। तो ये कॉफी यहां पर सब्स्टिट्यूशनल गुड हो गया, प्रतिस्थापक गुड हो गया। तो प्रतिस्थापक गुड क्या है कि वो नहीं है, तो उसके जगह पे दूसरा। अब कल्पना करो कि अगर प्रतिस्थापक गुड जिसका कीमत 10 रुपए कप है कॉफी का, इसका दाम बढ़ जाए, 10 के जगह पे ये 20 रुपए हो जाए या 15 रुपए हो जाए, तो क्या आप जो औसतन 4 कप हर दिन चाय पीते थे, कॉफी पीते थे, कॉफी पीते थे, या 2 कप ही पीते थे, क्या इसके दाम बढ़ जाने से आप उसको पिएंगे? पता चलेगा कि नहीं पिएंगे। क्या करेंगे कि उसके जगह पे चाय ही पीने लगेंगे, 10 के जगह पे 12 कप आप चाय पीने लगेंगे। यानी प्रतिस्थापक वस्तु जो यहां पर कॉफी है, कुछ भी हो सकता है। मार्कर के जगह पे हम हाइलाइटर भी यूज कर सकते हैं कभी कभी, अगर मार्कर नहीं है तो। मेरे पास दोनों ऑप्शन है, हम मार्कर कभी उठा के लिखने लगते हैं, कभी हाइलाइटर से लिखने लगते हैं। कल्पना करो अगर हाइलाइटर का कीमत बढ़ जाएगा तो मार्कर का प्रयोग बढ़ जाएगा, मार्कर हम ज्यादा यूज करने लगेंगे, यानी मार्कर का मांग ज्यादा हो जाएगा। तो प्रतिस्थापक वस्तु का कीमत बढ़ने से मूल वस्तु का मांग बढ़ जाता है, यही है। तो जैसे जैसे कीमत ऊपर जाएगा, डिमांड मूल वस्तु का बढ़ता चला जाएगा, यही है प्रतिस्थापक कर्व। इस लाइन में हम कीमत को रख लेते हैं, इस लाइन में वस्तु की मांग को रख लेते हैं, मौलिक वस्तु। समझ में आया? बुझलिस कि नहीं बुझलिस?
बुझाया, समझ में आया? ठीक है, एक एग्जांपल से हम एक क्वेश्चन देते हैं, बनाइए तो आप लोग। हाँ, बोलो बोलो, क्या बोल रही हो सुप्रिया? आपका आवाज कट कट के आ रहा है सुप्रिया, क्या क्या बोल रही हो सुप्रिया? क्या बोल रही हो? क्वेश्चन है, सुन। कॉफी भी हो सकता है, जो आप पहले पसंद करते हैं, वो आपका मूल वस्तु हो, जो आपको पहला पसंद है, जो आप ज्यादा यूज करते हैं, वो मूल वस्तु हो गया। और वो नहीं रहेगा तो उसके जगह पे, जैसे हम हर दिन बाइक यूज करते हैं, तो ये मेरा मूल वस्तु है, मौलिक वस्तु है। अब मान लो अगर बाइक नहीं है तो उसके जगह पे हम कार यूज कर लेते हैं, तो वह स्थानापन्न वस्तु हो गया। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि अस्थानापन्न वस्तु के कीमत बढ़ने से मूल वस्तु के मांग पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए, यहां मूल वस्तु यहां पे मान लेते हैं टी, ठीक है, ये है कॉफी, ये को ऑप्शन है। आप हाँ ऑप्शन बताओ। क्या आंसर होगा इसका? यहाँ पे मूल वस्तु अस्थानापन्न वस्तु कॉफी है, मान लो यहाँ पे उदाहरण में है कॉफी, और मूल वस्तु है चाय। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है कि मूल अस्थानापन्न वस्तु यानी कॉफी के कीमत बढ़ने से मूल यानी चाय की मांग पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, चाय की मांग पर, तो क्या आंसर होगा इसमें से? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, क्या ऑप्शन होगा? ये सिंबल का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? इकोनॉमिक्स में ये सब सिंबल आपको मिलेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसी को अगर शब्द में लिख देंगे तो आप समझ जाएंगे, लेकिन ये सिंबल डाल दिए हैं तब आपको परेशानी हो रहा है। इसका मतलब होता है हमको समझ रहे हैं, हम यही परेशानी है, इसीलिए जानबूझ करके डाले हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे ये कौन सा टेक्नोलॉजी दे दिएगा भाई। तो क्या होगा आंसर इसमें? क्वेश्चन समझ में आ गया है? ठीक है, टिंकू का आंसर है ये। आपका क्या आंसर है? ये है मोर देन या ग्रेटर देन, ये है ज्यादा। इधर का मतलब है ज्यादा, इधर है तो इसका मतलब, ये है एरिया है तो इसका मतलब कम, और ये एरिया है कि चाय ज्यादा या फिर चाय कॉफी के बराबर। ये कॉफी ज्यादा या चाय के बराबर, क्या आंसर होगा? सुप्रिया, राइट आंसर, हाँ राइट आंसर क्या होगा? ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। इतना टाइम लगाइएगा आप लोग। राइट आंसर ए, कॉफी का कीमत बढ़ा तो चाय का मांग बढ़ जाएगा। अगर कॉफी का कीमत बढ़ा है
तो चाय कॉफी का मांग इधर बढ़ेगा नहीं, ये सिंबल क्या है, ज्यादा का है, तो ये बढ़ेगा नहीं, चाय घटेगा नहीं। ठीक है, उल्टा है दिखाया गया। इसमें क्या लिखा है कि चाय ज्यादा मांगा जाएगा। अगर कॉफी का कीमत बढ़ गया तो चाय ज्यादा मांगा जाएगा या फिर कॉफी के बराबर मांगा जाएगा। तो जब फिर उसका कीमत पर प्रभाव क्या पड़ेगा, कीमत बढ़ गया तो स्वाभाविक है कि इसका मांग कम हो जाएगा। अगर कॉफी का कीमत यानी उसका बढ़ गया स्थानापन्न वस्तु का। इसमें दिखाया गया कि कॉफी का मांग बढ़ जाएगा या फिर हो सकता है कि चाय उसके बराबर रहे, तो ये भी गलत है। ठीक है, राइट आंसर इज दिस वन। क्लियर है। अब इसी को हम दूसरे भाषा में इसको शब्द में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, अब इसको देख लो, शायद अब आप जवाब दे दोगे। ये सिंबल दे दिए, इकोनॉमिक सिंबल, तो आप कंफ्यूज हो गए, लेकिन अगर इसी को शब्द में लिखेंगे तो आप तुरंत जवाब दे देंगे। कैसे? चाय का तुलनात्मक मांग बढ़ जाएगा, कॉफी का तुलनात्मक मांग बढ़ जाएगा, चाय का मांग तुलनात्मक रूप से कॉफी के बराबर होगा। कॉफी का मांग तुलनात्मक रूप से चाय से ज्यादा होगा। अब इसको हम भाषा में लिख दिए हैं, सिंबल हटा दिए। अब इसी क्वेश्चन का इसमें क्या आंसर होगा? सेम क्वेश्चन, चाय का मांग तुलनात्मक रूप से बढ़ जाएगा, कॉफी का मांग तुलनात्मक रूप से बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसका तो कीमत बढ़ गया है, प्रतिस्थापक वस्तु कॉफी है, तो ये गलत है। चाय का मांग तुलनात्मक रूप से कॉफी के बराबर होगा, ये भी गलत है, क्योंकि चाय का तो ऑलरेडी मांग है ही पहले से, और इसका मांग बढ़ गया है तो कॉफी का मांग घट जाएगा, बराबर का भी नहीं होगा अगर प्रतिस्थापक वस्तु का कीमत बढ़ा तो। कॉफी का मांग तुलनात्मक रूप से चाय से ज्यादा होगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसी का तो दाम बढ़ा है, तो ये कैसे बढ़ेगा? समझ में आया सुप्रिया? हाँ, तो इसको कई तरीके से आपको लपेटा जा सकता है। चीज वही है, भाषा, और जैसे हर कोई हर एक बात को अलग अलग तरीके से बोलता है, सब कोई। माँ भी किसी बात को उसी तरह से बोलती है, पापा भी बोलते हैं, लेकिन समझने का हम लोग को या फील करने का, महसूस करने का जो सलीका है वो बदल जाता है। माँ बोलेगी तो डांट के भी माँ बोलेगी तो आपको ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, और पापा अगर प्यार से भी बोल देंगे तो डर, आपके अंदर डर रहेगा, उसमें डर का संदेश रहेगा, दहशत का संदेश रहेगा, उसमें दहशत शामिल रहता है। अब माँ गुस्सा होकर के भी बोलेगी तो भी हम लोग को दहशत नहीं होता है, डर नहीं होता है। वही सेंटेंस, सेम सेंटेंस अगर माँ बोले और पिता बोले तो सिर्फ भाव बदलता है भाषा बदलने से। समझ में आया? तो लिख लो उसमें, स्थानापन्न वस्तुओं के मांग का वक्र धनात्मक होता है, यानी ऐसे जाता है, और पूरक वस्तु का मांग का वक्र ऋणात्मक होता है, ऐसे ढलुआ होता है, ये बढ़ते हुए दिखाया जाता है। लिख लो, स्थानापन्न वस्तु के मांग का वक्र धनात्मक होता है। जो हम लोग कर्व बनाए थे इससे पहले, वो कर्व धनात्मक होता है, यानी बढ़ते हुए दिखाया जाता है, ऐसे ऐसे होता है, यानी बाएं से दाएं ऊपर की ओर जाता है। अगर आप एक कर्व बना लें तो एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा, तो ये कर्व। अब एक कीमत बढ़ा, प्राइस बढ़ा, कीमत बढ़ा स्थानापन्न वस्तु का, कीमत बढ़ा, पहले P था अब P1 हो गया O से, और डिमांड
आए, हाँ किसका, इस, हाँ नहीं, बाएं से दाएं होगा। हाँ तो उसमें ढलान है, ऋणात्मक है, ऐसे है, आइए धनात्मक है। हाँ ये भी बाएं से दाएं ही जाएगा, तो ये धनात्मक है, ऐसे बढ़ते हुए, वो ढलवा है, और ऋणात्मक है, घटते हुए, यानी कि इधर ज्यादा था फिर ऐसे घट गया, घटते हुए, और ये बढ़ रहा है। पहले यहां तक था, इसका दाम बढ़ा तो ये डिमांड यहां बढ़ गया। सिंपल सा मतलब है, प्रतिस्थापक वस्तु का कीमत है और ये मूल वस्तु है, तो मूल वस्तु का मांग स्वाभाविक है बढ़ने लगेगा जब इसका कीमत बढ़ने लगेगा तो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि एक कर्व दे भी देगा तो आप पहचान लीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में दिया जा सकता है, वो दे सकता है। हालांकि आयोग इतना कष्ट तो नहीं करेगा, लेकिन इकोनॉमिक्स का पेपर है तो हो सकता है एक दो कर्व दे भी दे कि बताइए ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें मांग किस स्थिति में है। मान लीजिए ये कर्व दे दिया गया और आपसे पूछ दिया गया कि ये जो कर्व है वो किस चीज का कर्व है, तो आप याद रखिए स्थानापन्न वस्तु के बढ़े हुए कीमत और मांग के संबंध को बताता है। तो स्थानापन्न वस्तु पे कीमत बढ़ेगा तो इसका मांग घटते चले जाएगा और मूल वस्तु का मांग बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे कीमत और यहाँ पे वस्तु की मांग है, मूल वस्तु की मांग, ठीक है। दो मिनट का ब्रेक दीजिए, थोड़ा सा हवा ले लेते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए उपभोक्ता का आय बढ़े या घटे, उपभोक्ता का पसंद बदले या चेंज, वस्तु का कीमत बढ़े या घटे, ये सब लिखते भी चलना है, ठीक है। प्रतिस्थापन वस्तु एवं पूरक वस्तु की कीमत बढ़े या घटे, इन सबों से जो मांग में बदलाव आता है, इन सबों के वजह से जो मांग में चेंज आता है उसी को चेंज ऑफ डिमांड या मांग का परिवर्तन कहते हैं, इसी को मांग का परिवर्तन कहते हैं। अगर डिमांड में कोई चेंज हो तो इसी को चेंज ऑफ डिमांड या मांग का विवर्तन भी कहते हैं, फ्लक्चुएशन ऑफ डिमांड, इसको आप विवर्तन ऑफ मांग भी कहते हैं, मांग का विवर्तन, इसको आप मांग का विवर्तन भी कहते हैं। किसी भी चीज के बढ़ने से या घटने से, इन सब के, इन 4 पॉइंट के बढ़ने या घटने से जो मांग पर प्रभाव होता है उसको ही कहते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ डिमांड या मांग का विवर्तन। कैसे समझेंगे? उपभोक्ता का अगर आय बढ़ गया है तो मांग भी बढ़ जाएगा, यानी कि डिमांड फ्लक्चुएट हो गया। उपभोक्ता का आय घट गया तो मांग घट गया, यानी मांग फ्लक्चुएट कर गया। इसी तरह से पसंद बदल गया तो जो चीज मांगा जाना चाहिए था वो न मांग करके कोई दूसरा चीज का मांग बढ़ जाएगा और पहले वाले का मांग घट जाएगा। अगर वस्तु का कीमत बढ़ गया तो मांग घट जाएगा, कीमत घट गया तो मांग बढ़ जाएगा। तो ये सब जो इधर हो रहा है इन सबों के वजह से इसी को कहा जाता है फ्लक्चुएशन ऑफ डिमांड, मांग का विवर्तन। समझ गए? समझ में आया? अब ये दो तरह से समझा जाता है, मांग का विस्तार और मांग का
संकुचन। अब जो फ्लक्चुएशन ऑफ डिमांड है या मांग का विवर्तन है, ये दो प्रकार का होता है। मांग का विवर्तन या फ्लक्चुएशन ऑफ डिमांड दो तरह का होता है। कौन कौन? एक तो मांग का विस्तार होता है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, और दूसरा है मांग का संकुचन। मांग का विस्तार यानी मांग का बढ़ना, मांग का संकुचन यानी मांग का घटना। इन्हीं दोनों को मिलाकर के कहा जाता है फ्लक्चुएशन ऑफ डिमांड। संकुचन में कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है, CONTRACTION, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, मांग का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, EXPANSION। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। मांग का विस्तार। अब मांग का विस्तार और मांग का संकुचन क्या है? तो मांग का विस्तार का मतलब लिख लो। मांग का विस्तार का तात्पर्य है जब अन्य बातें स्थिर रहे, और मांग का विस्तार क्या है ये हम बात कर रहे हैं। जब अन्य बातें स्थिर रहे, अन्य बातें स्थिर रहे और वस्तु की कीमत घट जाए। दिखाई दे रहा है आपको बोर्ड पर? तो वस्तु की मात्रा, वस्तु की मांग की मात्रा या खरीदने की साइज जाए। जब अन्य बातें स्थिर रहे और वस्तु की कीमत घट जाए तो वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ जाती है। इसे ही मांग का विस्तार कहा जाता है। इसे ही मांग का विस्तार कहा जाता है। यानी बाकी सब चीज स्थिर रहे, आय, टेस्ट, पूरक वस्तु, स्थानापन्न वस्तु, इन सबों का जो परिवर्तन होता है वो सब स्थिर रहे, लेकिन वस्तु का कीमत अगर खाली घट जाए तो जो मांग बढ़ा उसी को हम मांग का विस्तार करते हैं या एक्सपेंशन ऑफ डिमांड करते हैं। पहले 10 मांगते थे, अब हम क्या करने लगे? 20 मांगने लगे, क्योंकि कीमत घट गया है। ठीक है। और अगर वस्तु का कीमत बढ़ जाए, ठीक इसका उल्टा, अन्य बातें स्थिर रहे और वस्तु का कीमत बढ़ जाए तो जो मांग घटेगा उसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी मांग का संकुचन। बाकी हाँ, अगर वस्तु की कीमत बढ़ जाए, बाकी सब कुछ स्थिर रहे, उपभोक्ता का आय, उसका पसंद, उसकी प्रायोरिटी या उसका एक्सपेक्टेंसी, वो सब कुछ पहले जैसा ही रहे, और सिर्फ वस्तु का कीमत अगर बढ़ जाए तो उसका जो डिमांड घटेगा पहले से जितना कम होगा उसको कहा जाएगा संकुचन। यानी पहले 100 मांगता था, मान लो एक उदाहरण भी लिखवा देंगे, पहले ये लिख लो कि वस्तु का कीमत अगर बढ़ गया, बाकी अन्य बात स्थिर है, तो जितना मांग घटेगा कीमत के बढ़ने से उसी को कहा जाता है संकुचन। ठीक है। तो
फ्लक्चुएशन ऑफ डिमांड दो तरह का होता है, एक तो विस्तार और दूसरा संकुचन। अब इसको आइए हम ये लिख लिया डेफिनेशन, ये हो गया। अब आइए इसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं। अब एक उदाहरण से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे मांग में परिवर्तन होता है या कैसे मांग में फ्लक्चुएशन होता है। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं और इसको ग्राफ के थ्रू देखते हैं। यहाँ इधर हम प्राइस लिख दिए, कीमत, वाई एक्सेस पे हम कीमत लिखे और एक्स एक्सेस पे वस्तु की मांग है। तो वस्तु में हम अनार या आम जो भी है, आम को हम रख लेते हैं, ये आम का मांग है। अब कल्पना कीजिए कि 25 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, ये कीमत है। ये ऐसे ऐसे कीमत बढ़ा है, ठीक है, क्लियर है। अब पता चला कि जब 25 रुपए किलो आम था तो हम यहां पर 10 किलो आम लेते थे, 10 केजी, ठीक है। जब 50 रुपए किलो हुआ तो हम लेने लगे 5 किलो। जब 100 रुपए किलो हुआ तो लेने लगे 2 किलो। और जब 150 रुपए किलो हुआ तो लेने लगे 1 किलो। समझ में आया? अब देखो इसको ग्राफ से ऐसे डिनोट कर लो, आपको एक फिगर मिल जाएगा। अब हमको बताओ, इसको ऐसे आप अब ये कौन सा स्थिति है, मांग का संकुचन का कि मांग का विस्तार का? इसको आप दोनों तरीके से देख सकते हो। जब आप इधर से देखोगे ऐसे तो ये मांग का विस्तार है, मांग का ये विस्तार है। यानी जब 25 रुपए किलो था तो 10 किलो लेते थे, ठीक है। जब 150 रुपए किलो हो गया था 1 किलो पे आ गया, यानी कि कीमत बढ़ा है। मान लो पहले, अब इसका उल्टा भी उदाहरण ले सकते हो, मान लो पहले 150 रुपए किलो था तो 1 किलो लेते थे। जब 25 रुपए किलो हो गया तो याद रखो, हम लोग विस्तार में क्या देखे थे, जब वस्तु का कीमत घट जाता है, यही देखे थे ना। विस्तार कब होता है, परिभाषा में हम क्या दिए थे, वस्तु का कीमत जब घटता है, कीमत घटता है। अब यहां पे पहले था 150 रुपए किलो तो हम 1 किलो लेते थे, 25 रुपए किलो लिए, 25 रुपए हुआ तो लेने लगे 10 किलो। तो ये विस्तार हो गया। तो इसी को कहा जाता है विस्तार, यानी मांग का विस्तार। कीमत घटेगा तो मांग बढ़ेगा। तो ये जो विस्तार हुआ यहां से यहां तक, ये विस्तार है। अगर कीमत बढ़ेगा तो ये रॉ उल्टा हो जाएगा, ऐसे चले जाएगा। पहले 25 रुपए था तो हम 10 किलो लेते थे, अब कीमत बढ़ा तो मांग घट गया 5 किलो। 100 रुपए हुआ 2 किलो, 150 रुपए हुआ 1 किलो, तो मांग संकुचित हुआ। समझ में आया? तो इसी को हम लोग मांग का विस्तार और मांग का संकुचन कहते हैं। तो मांग का विस्तार और मांग का संकुचन किस पर निर्भर करता है? वस्तु के कीमत पर, प्राइस पर। यानी प्राइस बढ़ेगा तो मांग क्या होगा, संकुचित होगा कि बढ़ेगा, विस्तृत होगा? मांग संकुचित होगा। और अगर प्राइस, वेरी गुड, अगर प्राइस कम होगा तो मांग क्या होगा, विस्तृत होगा कि संकुचित होगा?
विस्तृत होगा। वेरी गुड। तो इसी को हम मांग का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई इफ बट आइदर वाइदर नहीं है। जो है सब के सब सिर्फ और सिर्फ कीमत पर निर्भर है, बाकी सारी चीज स्थिर है। उपभोक्ता का आय, उसका पसंद, प्रतिस्थापक और पूरक वस्तु का कीमत सब एज इट इज बना है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। सिर्फ मूल वस्तु का कीमत बढ़ रहा है और घट रहा है। तो उसमें मांग का विस्तार और मांग का संकुचन को हम कैसे देखेंगे? तो कीमत अगर बढ़ गया तो मांग कॉन्ट्रैक्शन की स्थिति में आ जाएगा, संकुचित हो जाएगा। कीमत घट गया देन मांग एक्सपेंशन की स्थिति में, विस्तार की स्थिति में आ जाएगा। कीमत केंद्र बिंदु है और इसका ग्राफ ऐसे है। क्लियर है?